नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत के कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे और उन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में आपको पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए हिमालय। तो आज हम लोग इसी हिमालय की बात करेंगे। ये पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनपे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि हिमालय की जो ये उत्पत्ति हुई है ये कैसे हुई। तो बच्चों, हिमालय की उत्पत्ति आज से लगभग 40-50 मिलियन, लगभग आप ये मान लीजिए 40-50 मिलियन वर्ष पहले। जैसे कभी कभी पूछता है कि हिमालय की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो ये लगभग 40-50 मिलियन वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। हिमालय दुनिया का सबसे नया और सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एक तरीके से आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि ये जो हिमालय है यह पूरे विश्व का सबसे ऊंचा और इसके साथ साथ सबसे नया, या हम इसको युवा भी कह सकते हैं, युवा पर्वत है। तो हिमालय के बारे में तीन चीजें पहले आप यहां पे ध्यान से समझिएगा। 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले हिमालय का निर्माण हुआ। ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है और ये आज के डेट में पूरी दुनिया का सबसे नया और युवा पर्वत है। अगर हम हिमालय को देखें कि यह किस प्रकार का पर्वत है, तो बच्चों हिमालय एक प्रकार का मोड़दार या वलित, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। तो भारत में जो हिमालय है यह एक प्रकार का मोड़दार या फिर वलित पर्वत है। मोड़दार पर्वत का मतलब बच्चों ये होता है कि जब पर्वत की अनेक श्रृंखलाएं एक दूसरे से सटी हुई और एक श्रृंखला के रूप में, एक दूसरे से सटी हुई और एक श्रृंखला के रूप में विस्तृत होती है, जैसे इस तरीके से। तो इस तरह की पर्वत श्रृंखलाओं को हम मोड़दार पर्वत कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। और हिमालय एक प्रकार का ऐसा ही माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक के आपस में टकराव के कारण बनते हैं। तो ये हिमालय कैसे बना, इसकी पूरी कहानी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए आप देखिए कि इस पूरी धरती पर एक समय था जब जितने भी महाद्वीप आज के डेट में दिख रहे हैं, जितने भी महाद्वीप, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, या फिर उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, ये सारे महाद्वीप एक समय था जब आपस में क्या होते थे कि एक दूसरे के साथ सटे हुए थे। तो ये जब एक दूसरे के साथ सटे हुए थे, ये सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे के साथ ऐसे करके सटे थे, यानी ये जमीन के एक बड़े भूभाग के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। और इनको उस समय कहा जाता था बच्चों पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। तो ये जो पैंजिया था, पैंजिया का मतलब होता था आज से बहुत साल पहले। पैंजिया का सीधा सीधा मतलब होता था आज से बहुत साल पहले सभी महाद्वीपों का सम्मिलित भूभाग। और इस पैंजिया के चारों तरफ बच्चों, इस पैंजिया के जो चारों तरफ ये पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को जो जल से भरा हुआ था, इस एरिया को कहा जाता था पैंथलासा। इसको कहते थे पैंथलासा। तो ध्यान से समझिएगा, पैंजिया और पैंथलासा इस धरती पर दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। पैंजिया सभी महाद्वीपों का सम्मिलित रूप और सभी महासागरों का सम्मिलित रूप पैंथलासा कहलाता। उसके बाद इस पैंजिया में विस्फोट होता है, या एक तरीके से कहिए कि यह पैंजिया दो टुकड़ों में बंट जाता है।
तो जब ये पेंजिया दो टुकड़ों में बढ़ता है अगले स्टेप में, तो आप देखेंगे कि पेंजिया का एक हिस्सा ऊपर की ओर चला जाता है, एक हिस्सा इधर ऊपर की ओर चला जाता है और एक हिस्सा बच्चों यहां पर नीचे की तरफ चला आता है। और यहां पे ये जो लाइन होती है, ये लाइन 0 डिग्री की लाइन हम इसको कह सकते हैं। तो 0 डिग्री या विषुवत रेखा के ऊपर एक हिस्सा चला गया और एक हिस्सा नीचे चला आया। ऊपर जो हिस्सा गया, इस वाले हिस्से को यहां पर हम नाम दिए अंगारा लैंड। ये वाला जो हिस्सा हुआ ये अंगारा लैंड कहलाया। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा था, इस वाले हिस्से को हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। ये हुआ गोंडवाना लैंड। फिर ध्यान से समझिएगा कि जो पेंजिया था, पेंजिया दो टुकड़ों में बटा, एक अंगारा लैंड के रूप में और एक गोंडवाना लैंड के रूप में। और ये जो पैंथलासा था, जो सभी पानी का जो सम्मिलित रूप महासागरों का था, ये बिल्कुल आपस में ऐसे ही थे। आज भी आपको पता है सभी महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद एक और स्टेप इसमें आता है आगे चलकर, और अगले स्टेप में जो ये भूभाग है, ये सारे के सारे ये भूभाग क्या होते हैं कि छोटे छोटे और टुकड़ों में बंटते हैं। जैसे जो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड बेसिकली उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये यूरेशिया हम इसको कह सकते हैं, यूरेशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, इन दो मेन पार्ट्स में टूटा। और दूसरी यहां जो गोंडवाना लैंड था, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन चार पार्ट्स में ये भी बट गया। और भी छोटे छोटे पार्ट्स थे, लेकिन ये मेजर पार्ट्स थे जिनकी व्याख्या मैं यहां पे कर रहा हूं। तो ये इस तरीके से यहां पे ये सारे के सारे। अब इसी डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इस यूरेशिया यानी जो एशिया है और एशिया तथा ये जो इंडिया है, इसी के बीच ये जो समुंदर यहां एग्जिस्ट करता था, इसी समुंदर को हम टेथिस सागर कहते थे या टेथिस समुद्र। ये सिचुएशन उस समय बनी हुई थी। पेंजिया दो टुकड़े में बंटता है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर अंगारा लैंड दो तीन हिस्सों में और गोंडवाना लैंड दो तीन हिस्सों में। भारत, कई बार एसएससी, यूपीपीसीएस या बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का जो ये भूभाग है वह अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो बच्चों, भारत का जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का है, भारत हिस्सा। और एक समय था जब भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हुआ करता था। देखिए 0 डिग्री के नीचे है ना, ये है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के नीचे होने के कारण भारत को यह माना जाता था कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन समय के साथ भारत का ये जो मूवमेंट था ये उत्तर की ओर होना स्टार्ट हो गया। इसके पीछे अलग अलग कारण है, पृथ्वी की गति से लेकर अब केंद्रीय बल वगैरह बहुत सारे रीजन है, जिसके कारण ये जो भारत का जो प्लेट है ये ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये ऊपर की ओर मूव करने लगा धीरे धीरे, तो यहां पर ये जो टेथिस सागर था इसका पानी साइड में हटने लगा बच्चों। और जब साइड में हटने लगा तो भारत की प्लेट यहां पहुंचकर क्या हुआ कि यहां पे टकरा गया। किससे टकराया? यूरेशिया से। और फिर यहीं पर हिमालय का निर्माण होता है, उसको हम लोग अब समझते हैं। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेट है ये मान लीजिए एशिया की प्लेट है, और इधर से इधर जो प्लेट थी यहां नीचे की तरफ, ये जो है कि इंडिया की प्लेट है, ये इंडिया है। और इंडिया की प्लेट लगातार एशिया की तरफ मूव कर रही है, और यहां बीच में ये जो पूरा का पूरा समुंदर है, ये समुंदर को टेथिस कहते हैं। तो जब भारत की प्लेट एशिया की प्लेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो समुंदर का पानी एक साइड में होता जा रहा था और जाकर ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई। इन्हीं को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इस धरती पे बहुत सारे प्लेट टेक्टोनिक्स होते रहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी होते रहते हैं। तो हिमालय का भी निर्माण प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही होता है। और वो दो प्लेटें कौन कौन सी हैं जिनके टकराने से हिमालय का निर्माण होता है बच्चों? वो एक है एशिया और दूसरा है इंडिया।
एशिया और एशिया की प्लेट अपनी जगह पर यहां स्थिर थी, इंडिया की प्लेट उसकी तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ रही थी। टेथिस नाम का समुंदर बीच में पड़ रहा था, उसके पानी को साइड में करते हुए इंडिया की प्लेट जाकर यहां पे टकरा जाती है। जैसे ही इंडिया की प्लेट टकराती है, एक प्लेट इसमें से नीचे की ओर धंस जाती है, और जब एक प्लेट नीचे की ओर धंसती है, बेसिकली जो भारी प्लेट होती है वही नीचे की ओर जाती है। तो भारी प्लेट एशिया की थी, एशिया की प्लेट नीचे की ओर जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो मुड़ जाती है। बच्चों आप इसको ऐसे देखिए, जब इधर से एक प्लेट आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, जैसे ही दोनों प्लेट टकराएंगे तो आप देखेंगे कि एक प्लेट नीचे की ओर चली जाएगी, ये प्लेट ऐसे नीचे की ओर जाएगी, और ये वाली प्लेट ऐसे करके मुड़ जाएगी। तो जब हम दो प्लेटों को ऐसे टकराएंगे, एक ऐसे अंदर की तरफ जाएगी और दूसरा ऐसे करके मुड़ेगी। ये जो मुड़ा, इसी को हम कहते हैं हिमालय, और ये टकराहट अभी आज तक चल रहा है, इसीलिए इसकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ रही है। टेथिस समुन्दर का जो भी मलबा था, कचरा था, ये सारा का सारा पर्वत के रूप में ऊपर उठने लगा। तो ये एक तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि विद्वान या जो भी भूगोल के वैज्ञानिक लोग हैं व्याख्या करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति इस तरीके से हुआ। अब बात यहां पर आती है कि भाई टेथिस की जगह पर हिमालय तो बन गया, तो आखिर टेथिस कहां गया? टेथिस समुंदर या टेथिस सागर का अस्तित्व क्या आज के डेट में बचा हुआ है? यूपी पीसीएस ने अपनी परीक्षा में पूछा था कि टेथिस का बचा हुआ रूप आज के डेट में क्या कहलाता है बच्चों? तो टेथिस का बचा हुआ रूप आज के डेट में भूमध्य सागर कहलाता है। ये वही भूमध्य सागर है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच बाउंड्री लाइन डिक्लेयर करता है। ये बाउंड्री लाइन बनाता है यूरोप और अफ्रीका के बीच। मेडिटेरियन सी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए रेजिडुअल पार्ट ऑफ टेथिस सी। तो टेथिस समुद्र, अब तक जितना भी हम लोगों ने चर्चा किया उस पर अगर दो तीन क्वेश्चन देखें जो पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो हिमालय की उत्पत्ति आज से कितने साल पहले हुई? 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले। हिमालय पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे नया और सबसे युवा पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति जिस स्थान पर हुई, उस स्थान को पहले टेथिस नाम का समुद्र कहा जाता था, और अब टेथिस का जो बचा हुआ रूप है वो भूमध्य सागर कहलाता है। हिमालय की ऊंचाई क्या आज भी बढ़ रही है? तो जी हां, हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज भी इंडिया की प्लेट और एशिया की प्लेट लगातार टकराती है। इसी कारण से हिमालयी क्षेत्रों में भारत में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा भूकंप आने के कारण बच्चों आप ये जान लो कि इंडिया के जो भूकंपीय जोन है, जो हम कह सकते हैं कि भारत के जो भूकंपीय जोन में हमने इंडिया को डिवाइड किया है, उसमें जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है वो हिमालय वाला ही रीजन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इधर नेपाल हो, इन सब एरियाज में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं इन दोनों प्लेटों का टकराना है, जो अभी भी टकरा रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि इंडिया की प्लेट अभी भी बच्चों, इंडिया की प्लेट अभी भी 2 सेंटीमीटर हर साल उत्तर की ओर मूव कर रही है। तो आप ये मान लो 2 सेंटीमीटर यानी लगभग इतना इंडिया हर साल उत्तर की ओर मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जब ये इंडिया की प्लेट ऐसे करके यहाँ पे टकराती है एशिया की प्लेट से, तो ये जो केरल वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र वगैरह के हिस्से की तुलना में ये ज्यादा ऊंचा हो गया है। तो जब आप केरला में जाओगे तो केरला में आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां मिलेंगी। उसका क्या कारण है कि क्यों ये वाला रीजन पूरा का पूरा इतना ऊंचा है बच्चों, और बाकी इधर महाराष्ट्र का हो या फिर गोवा का हो या कर्नाटक की, ये पहाड़ियां थोड़ी कम ऊंची है, केरल में इतनी ऊंची क्यों है? उसका रीजन ये था कि जब ये दोनों पहाड़ ऐसे दोनों प्लेट जब ये आपस में ऐसे टकराते हैं, एशिया और
एशिया वाली प्लेट और इंडिया वाली प्लेट। तो इंडिया का जो प्लेट था ऐसे इधर से उड़ जाता है। जैसे आप कभी सांड को अगर लड़ते हुए आप देखे होंगे, तो जब सांड ऐसे लड़ते हैं तो उनका जो सर होता है ऐसे करके नीचे झुकता है और वो पीछे वाला हिस्सा ऐसे उड़ जाता है। तो इंडिया की प्लेट भी जब ऐसे टकराई तो वो पीछे वाला जो हिस्सा था इधर, यानी कि ये जो केरल वाला पोर्शन था, ये वाला हिस्सा उठ गया, इसीलिए इधर की ऊंचाई ज्यादा है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी इसीलिए केरला में ही लोकेट करती है। ये सब अभी हम लोग आगे बात करेंगे इंडिया के अन्य माउंटेन्स पे जब बात करेंगे। फिलहाल हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय के बारे में अब आगे जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हिमालय का अर्थ होता है, जो हिमालय शब्द है, हिमालय शब्द का मतलब होता है हिम जमा आलय। हिम जमा आलय इसका मतलब होता है बर्फ का घर, इसको कहते हैं बर्फ का। चूंकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, तो ऊपर टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे बर्फ ही बर्फ होता है। तो इसकी जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सब के सब बर्फ से ढके होते हैं, और इसी वजह से हम इसको हिमालय कहते हैं। हिमालय का मतलब ही होता है बर्फ का घर। हिमालय को पढ़ा एग्जाम की दृष्टि से बच्चों मैं 4 पार्ट में बांटूंगा। पहले देखो, हिमालय को क्या बांटना है, इसको हम उत्तर भारत के पर्वत, और उत्तर भारत के पर्वत में एक ही नाम आपको मिलेगा, वो है हिमालय। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, इन सब एरिया में सिर्फ हिमालय है, तो 90% लोगों का जवाब होगा कि जी हां सिर्फ हिमालय है। लेकिन 10% जो इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, वो कहते हैं जी नहीं, हिमालय के साथ साथ कुछ और पर्वतें हैं, कुछ और। ये जो कुछ और पर्वतें हैं, ये हिमालय के बनने से पहले ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट करते थे। तो हिमालय बना, लेकिन क्या जहां हिमालय बना वहां पे पहले कोई पर्वत नहीं था? तो वहां भी कुछ पर्वत थे, और इसी एरिया को या इन्हीं पर्वतों को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। नाम से ही हमको समझ में आना चाहिए, हिमालय के उस पार। जैसे अगर मैं कह दूं ये हिमालय बना, तो हिमालय के इस पार इधर की तरफ कुछ माउंटेन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, और ये जो माउंटेन कुछ ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, इन्हीं माउंटेन्स को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय बच्चों। तो उत्तर भारत के जो भी पर्वत हैं, उनको मैं 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं, एक हिमालय और एक ट्रांस हिमालय। हिमालय में भी छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे जो आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ की क्लास आगे शुरू करते हैं और ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों ये जान लीजिए कि जो ट्रांस हिमालय है, संरचना और निर्माण दोनों की दृष्टि से ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिमालय से पहले बनकर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि संरचना व निर्माण की दृष्टि से हिमालय के भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय वे माउंटेन रेंज हैं या वे माउंटेन्स हैं जो कभी भी हिमालय के साथ नहीं बने थे, न तो वो हिमालय का भाग माने जाते हैं, वो हिमालय के उस पार है। कुछ माउंटेन्स हमारे देश में है, कुछ चाइना की तरफ है, कुछ पाकिस्तान में भी गए हुए हैं। तो ट्रांस हिमालय बिल्कुल विस्तृत है। अब हम अपने देश की अगर बात करें, तो हमारे देश में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 मेन पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, 4 प्रमुख पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल है। ये जो 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जो
ट्रांस हिमालय में आएंगी और भारत में लोकेट करेंगी, उनके नाम है बच्चों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। याद रखिएगा, तो ये चारों माउंटेन रेंज हैं जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर मान लीजिए यूपी पीसीएस में, एसएससी में आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय का हिस्सा नहीं कहलाएगी, जैसे आपसे ऑप्शन दे दिया पीर पंजाल, ऑप्शन दे दिया कुमायूं, ऑप्शन दे दिया मान लीजिए नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 दे दिया काराकोरम। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन चारों को हम हिमालय का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए आंसर हो जाएगा काराकोरम। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। अब यहां पे बात आती है कि आखिर ट्रांस हिमालय का ये जो कुछ स्पेशल माउंटेन रेंजेस हैं, ये कहां से आते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पामीर का, पामीर की घाट या पामीर का पठार। ये जो पामीर है ये मध्य एशिया में लोकेट करता है। ये जो पामीर है ये मध्य एशिया में लोकेट करता है और एक तरीके से ये गांठ नुमा है, जैसे अदरक या हल्दी की गांठ होती है वो चारों तरफ एक्सटेंड करती है, उसका विस्तार अदरक एक तरफ नहीं बढ़ता है, वो हर तरफ बढ़ता है, तो ये गांठ भी हर तरफ बढ़ी। इस गांठ से मेनली 4 माउंटेन रेंज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रूप से निकले। एक माउंटेन रेंज जो पाकिस्तान, ईरान वगैरह होते हुए इधर की तरफ आती है, इस माउंटेन रेंज का नाम दिया जाता है हिंदू कुश। तो हिंदू कुश जो पाकिस्तान की तरफ से आगे बढ़ती है। दूसरा माउंटेन रेंज हमारी तरफ आती है जिसको हम काराकोरम, तीसरा माउंटेन रेंज चाइना की तरफ तिएन शान, और एक और माउंटेन रेंज चाइना की तरफ ही क्यूनलून। एक और माउंटेन रेंज यहां पर है जिसका नाम है क्यूनलून। तो क्यूनलून की तरफ ये चला जाएगा चाइना की तरफ, ये तिएन शान भी चाइना की तरफ, बाकी ये इंडिया की तरफ और हिंदू। तो ये है पामीर की घाट, और यही पामीर की घाट जब एक काराकोरम यहां पामीर की घाट से निकलकर हमारे देश की तरफ आ रहा है, तो आगे चलकर इसी में लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों के चारों माउंटेन रेंज जुड़ जाते हैं। और इन्हीं चारों माउंटेन रेंजों को, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया और एक कैलाश हो गया जो तिब्बत की तरफ चला जाता है, इन्हीं चारों को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं बच्चों। तो कुल मिला जुला कर आप ये देख लीजिए, ट्रांस हिमालय संरचना व निर्माण की दृष्टि से हिमालय का हिस्सा नहीं है, और इसके अंतर्गत 4 सबसे मेन माउंटेन रेंज आते हैं। इस ट्रांस हिमालय के बारे में जो अगला पॉइंट हमको समझना है कि इस ट्रांस हिमालय में पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, उसका नाम है K2 या फिर गाडविन आस्टीन। K2 या गाडविन आस्टीन ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। और जो K2 या गाडविन आस्टीन है बच्चों, ये आप मानकर चलिए काराकोरम माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है। किस माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है? काराकोरम, काराकोरम। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो क्या आंसर K2 होगा? नहीं होगा, ध्यान से समझना। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन K2 काराकोरम पर है और काराकोरम हिमालय का हिस्सा
नहीं है, इसीलिए K2 भी हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कोई नहीं है, वो हिमालय से अलग ट्रांस हिमालय की है, जिसका नाम क्या है? K2, गाडविन आस्टीन। ये है इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। करंट में जो इसका लोकेशन है बच्चों, वो पीओके में आता है, जिस कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने किया है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत K2 शामिल है, जिसको हम गाडविन आस्टीन कहते हैं। इसके अलावा इस काराकोरम पर एक दो और माउंटेन रेंज आते हैं। इस काराकोरम पर एक दो और माउंटेन रेंज, जिसमें बेसिकली जो है कि गसेर ब्रह्म और मसेर ब्रह्म, ये गसेर ब्रह्म और मसेर ब्रह्म, ये दो और फेमस चोटियां हैं, गसेर ब्रह्म और मसेर ब्रह्म, ये दोनों काराकोरम में हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, गाडविन आस्टीन, गसेर ब्रह्म, मसेर ब्रह्म इज आल्सो लोकेटेड ऑन काराकोरम माउंटेन रेंज। और जो काराकोरम माउंटेन रेंज का मेन पार्ट इस समय लोकेट करता है, वो पीओके में लोकेट करता है। एक और माउंटेन रेंज की बात करें अगर हम ट्रांस हिमालय के, तो ट्रांस हिमालय का एक और माउंटेन रेंज है, जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी के बारे में बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो राकापोसी है, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली तीव्र ढाल का मतलब होता है स्टीपेस्ट स्लोप। कभी कभी देखते हैं कि पर्वत बिल्कुल खड़ा दिखता है हमको, जैसे ऐसे ये इस तरीके से अगर आप माउंटेन्स को देखते हैं तो बिल्कुल खड़ा माउंटेन्स है, इस पर चढ़ना उतरना बहुत दुष्कर होता है। तो इस तरह के माउंटेन रेंजेस जिनके स्लोप बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हीं को हम स्टीपेस्ट स्लोप कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट स्लोप किसी माउंटेन रेंज का है बच्चों, तो वो कौन सा है? वो है राकापोसी। और राकापोसी का लोकेशन अगर हम देखें, तो राकापोसी का लोकेशन लद्दाख माउंटेन रेंज पर है। तो लद्दाख वो माउंटेन रेंज है जहां पर दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट स्लोप वाली चोटी लोकेट करती है। और इसी लद्दाख को काटकर सिंधु नदी यहीं से बहेगी बच्चों। सिंधु नदी दुनिया का सबसे गहरा गार्ज, विश्व का सबसे गहरा गार्ज बूंदी का निर्माण करती है। तो लद्दाख से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। लद्दाख से रिलेटेड एक चीज तो आपको यह जानना है कि पूरी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, वो आपको कहां पर दिखेगी? वो आपको लद्दाख पर ही दिखेगी। और दूसरी, दुनिया का सबसे गहरा गार्ज जिसको हम बूंदी कहते हैं, बूंदी भी हमें जो है कि यहीं पर दिखेगी, क्योंकि बूंदी गार्ज का निर्माण सिंधु नदी करती है। जब वो किस माउंटेन को काटती है? लद्दाख। वैसे तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो वो क्या करती है कि लद्दाख को थोड़ा सा काटती है, और जब लद्दाख को काटती है तो बिल्कुल पानी नीचे गिरता है उसका, और जब नीचे गिरता है तो वही जो गहरा है स्थान, उसी को हम गार्ज कहते हैं, वो है बूंदी, पूरी दुनिया का सबसे गहरा गार्ज। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे, अगला जो यहां पे ट्रांस हिमालय के बारे में समझना है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, या इसको हिमनद कहते हैं, क्योंकि भारत में ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, और ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों पे बर्फ का भंडार है, और उन्हीं बर्फ का पानी धीरे धीरे रिस कर एक जगह जमा होता है,
फिर वहां से वो आगे बढ़ता है तो नदी का रूप लेता है। तो ये जो ग्लेशियर हैं या हिमनद हैं, ये भारत में बहुत ज्यादा है, हिमालय में बहुत ज्यादा है। और इसी हिमालय में भारत का जो है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका नाम है बच्चों ससाइमी। याद रखिएगा ये नाम। ससाइमी के अलावा सियाचिन भी एक ग्लेशियर है, अक्साई चीन ग्लेशियर है, बहुत और भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। कुछ किताबें सियाचिन को लिख देती हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन यूपी पीसीएस ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षा में पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो उन्होंने ऑप्शन में ससाइमी को सही माना था। ये ससाइमी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये भी कहां पर लोकेट करता है बच्चों, तो ये भी लद्दाख में लोकेट करता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में इसके अलावा आप ट्रांस हिमालय में इसके अलावा आप ये समझिएगा कि जब ट्रांस हिमालय खत्म होता है तब जाकर हिमालय शुरू होता है, और ट्रांस हिमालय के खत्म होने के बाद जब हम हिमालय को शुरू करेंगे, अभी देखिए इसको ऐसे मैं आपको मैप में दिखाता हूं। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप में बच्चों ये इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है, और इसमें आप क्लियर, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए से डिनोट है, ये माउंटेन रेंज, इसको हम काराकोरम कह रहे थे। जो बी से डिनोट है ये लद्दाख है। सी से हो गया ये जास्कर, और डी से हो गया ये कैलाश। इन्हीं चारों को मिलाकर ही हमने क्या नाम दिया था, ट्रांस हिमालय। इसके बाद ये जो माउंटेन रेंज ई एफ जी है, ये तीनों पार्ट ई एफ जी, ये जो तीनों पार्ट है बच्चों, इन्हीं तीनों पार्ट को हम हिमालय कहेंगे। ये है हिमालय। तो यहां पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब ट्रांस हिमालय खत्म होगा और हिमालय शुरू होगा, तो क्या कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो इनके बीच बॉर्डर डिक्लेयर करेगा? तो बिल्कुल इनके बीच जो बॉर्डर डिक्लेयर करेगा वो है ये वाला रीजन। ये बिल्कुल बड़ा सा रीजन है जो इनके बीच की बाउंड्री लाइन तय कर रहा है, और ये इसी रीजन को हम कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। क्योंकि यहां से सिंधु नदी ऐसे करके आगे बढ़ते हुए, और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे करके, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर और सिंधु नदी के ऊपर जो माउंटेन रेंजेस हैं, उन्हीं को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो चलिए हम लोग वापस अपने उसमें आते हैं जहां पर हम लोग बात कर रहे थे। ये जो ट्रांस हिमालय की बात हो रही थी बच्चों, ये ट्रांस हिमालय अब खत्म हो गया, और ट्रांस हिमालय जैसे ही खत्म होगा तो हिमालय शुरू होगा, और जब हिमालय शुरू होगा तो ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में ये जो बाउंड्री लाइन तय होगी, इसको हम IT CZ, ITSZ, सॉरी CZ, ITSZ बोलते हैं। ITSZ का मतलब होता है इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस सांगपो सचर जोन, ये वह भौगोलिक क्षेत्र है, इंडस सांगपो सचर जोन, जो ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच बाउंड्री तय करती है। अब जब हिमालय के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे, तो हिमालय को प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से 3 पार्ट में बांटकर मैं पढ़ा दिया। हिमालय का वो हिस्सा जिसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उसको हम महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। हिमालय का दूसरा हिस्सा जो महान हिमालय के बाद आएगा, उसको हम कहेंगे लघु। और हिमालय का तीसरा हिस्सा जो बिल्कुल पार्ट बाहर की तरफ है, उसको हम कहेंगे सिंध।
तो ये महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन तीनों को हम हिमालय का हिस्सा मानते हैं। बाकी ट्रांस हिमालय जो ऑलरेडी मैंने अब तक पढ़ा दिया आप, इसको हिमालय का हिस्सा नहीं मानते। ये संरचना और निर्माण की दृष्टि से हिमालय से पहले बना हुआ है। कहाँ इसका लोकेशन था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों महान हिमालय की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय। इस ग्रेट हिमालय, जैसे ये ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय के ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर ITSZ, ITSZ का मतलब है इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। और इसके ठीक नीचे MCT, MCT का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट और ITSZ के बीच में ये जो माउंटेन रेंज विस्तृत है, इसी माउंटेन रेंज को हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसके कई सारे नाम है, इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पेपरों में अगर कोई अलग से नाम दे तो। इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ये पेपर में एक बार पूछा था एसएससी। हिमाद्री हिमालय का कौन सा हिस्सा कहलाएगा? हिमाद्री का मतलब होता है ऐसा माउंटेन रेंज जिसमें बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, उसी को हम हिमाद्री कहते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा यही है ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय से भी ऊंचा है ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय इस पूरी दुनिया की सबसे ऊंची, इस पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है बच्चों, याद रखिए। और इतनी ऊंची ऊंची है कि सब बर्फ से ढके होते हैं, जिसके कारण हम इसको हिमाद्री कहते हैं। अब ग्रेट हिमालय के अन्य बहुत सारे नाम हैं। अब इस ग्रेट हिमालय को हम थोड़ा और डिटेल में अगर देखें, इस ग्रेट हिमालय का जो संरचना होता है लगभग धनुष की आकृति का, इस तरीके से कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ होता है। तो ये कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है यहां कश्मीर के पास एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। कहां पर ये है? कश्मीर में। और बिल्कुल कहां तक ये फैलेगा? ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में ये जो माउंटेन रेंज है, इसका नाम होता है नमचा बारवा। तो नमचा बारवा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कश्मीर के नंगा पर्वत तक, ये जो धनुष या तलवार की आकृति में जो फैला हुआ पर्वतों का श्रृंखला है, इसी को हम महान हिमालय कहते हैं। इस जगह से दो नदियां सिंटैक्सियल मोड़ लेते हुए बॉर्डर लाइन डिक्लेयर करती हैं। एक नदी इधर से ऊपर की तरफ से आती है, यहां पर ये एक नदी यहां से जो ऊपर की तरफ से आ रही है, इसी नदी को हम कहते हैं सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी बच्चों। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सिंधु नदी इसका बॉर्डर बना रही है और दूसरी तरफ यहीं से एक और नदी ऐसे करके निकलते हुए आ रही है और ये इधर की तरफ जा रही है। इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र, या तिब्बत में इसी को सांगपो कहते हैं। तो ये जो इंडस सांगपो सचर जोन है, जो मैंने बोला कि महान हिमालय के उत्तर में है, ये कहीं ना कहीं सिंधु और सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियां हैं। इन घाटियों को जब हम पार करेंगे तब महान हिमालय में आएंगे। और महान हिमालय बहुत लंबे चौड़े में विस्तृत है। पढ़ने के हिसाब से आप प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इसको और छोटे छोटे पार्ट में अगर बांटा जाए, तो जैसे यहीं से एक और रिवर आती है,
इस रिवर को हम कहते हैं सतलज या सतलुज। ये जो सतलुज रिवर है, तो सतलुज रिवर से लेकर सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय है, ये पूरा का पूरा, इस हिमालय का नाम रख दिया जाता है, ये जो हिमालय है इसका नाम रखा जाता है कश्मीर हिमालय, या फिर कभी कभी हम इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। तो ये पंजाब हिमालय है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु से सतलज। फिर सतलज से लेकर थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे यहां पर बच्चों, तो फिर हमको एक और नदी यहां पर मिलेगी, इस नदी का नाम होगा काली। तो सतलज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है, ये हिमालय, इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। ये है कुमायूं हिमालय, और ये कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में मेन रूप से विस्तृत है। फिर थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चों, तो जैसे ही काली नदी खत्म होगी तो एक और नदी हमको यहां पर मिलेगी, इस नदी का नाम होगा तीस्ता। तो काली से लेकर तीस्ता के बीच में जो हिमालय है, इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। ये नेपाल के साथ साथ थोड़ा बहुत इंडिया में भी है, सिक्किम वगैरह में, तो मेन रूप से सिक्किम में थोड़ा बहुत है। नेपाल हिमालय के बाद सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये है असम हिमालय। और ये असम हिमालय ज्यादातर उत्तर पूर्वी राज्यों में, ये कहां पर है? ये उत्तर पूर्वी भारत। फिर से आप ध्यान से समझिएगा, महान हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों को अपने पास रखने के कारण हिमाद्री कहलाती है। महान हिमालय को अनेक नामों से जाना जाता है। महान हिमालय के ऊपर इंडस और सांगपो की घाटियां हैं, जिनको इंडस सांगपो सचर जोन कह रहे हैं, सिंधु सांगपो सचर जोन। उसके बाद इस महान हिमालय का रीजन स्टार्ट होता है। सिंधु नदी सिंटेक्सियल मोड़ बनाती है नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत से इसका निर्माण होना शुरू होता है और ये जाता है नमचा बारवा तक, जहां पर ब्रह्मपुत्रा सिंटेक्सियल मोड़ या फिर एक तीक्ष्ण मोड़ के द्वारा इसको खत्म करती है। इस महान हिमालय को हम लोग प्रादेशिक रूप से देखें, क्षेत्रीय रूप से देखें, तो चार पार्ट में डिवाइड करके बात की जा रही है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ये वो रीजन है जो बेसिकली कश्मीर और पंजाब वगैरह के क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा कुमायूं हिमालय, कश्मीर, हिमाचल, इन सब राज्यों में ये वाला ही पोर्शन है। कुमायूं हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में विस्तृत है और महान हिमालय का हिस्सा है। इस कुमायूं हिमालय में ही, इस कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, याद रखिएगा ये नाम, कई बार पेपरों में पूछता है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। वो किस राज्य में विस्तृत है? उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय किस हिमालय का हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है या ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? तो ये महान हिमालय का हिस्सा है। इस कुमायूं हिमालय पे नंदा देवी के अलावा नंदाकोट, कामेट, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं और भी बहुत सारी, तो इनमें से हमको मेन नंदा देवी या काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है महान हिमालय का, उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और ये नेपाल हिमालय पूरी दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को अपने अंदर रखा हुआ है। जैसे इस पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट बच्चों। ये जो माउंट एवरेस्ट है,
इसका लोकेशन नेपाल हिमालय में ही आता है। ये सारे के सारे जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो महान हिमालय में मैंने 4 पार्ट आपको बताया, कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, काली मकालू, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। धौलागिरी हो गया। यहां पर भारत की भी एक चोटी लोकेट करती है इसी नेपाल हिमालय के पोर्शन में। तो मैंने कहा कि नेपाल हिमालय का थोड़ा बहुत विस्तार इंडिया में भी है, तो सिक्किम राज्य में ये फैलता है। और सिक्किम में जो यहाँ पर चोटी है उस चोटी का नाम बच्चों कंचनजंगा है, याद रखिएगा। और ये कंचनजंगा वही पर्वत चोटी है जिसको हम कह सकते हैं हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। किस राज्य में है? सिक्किम में है। और वैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूरी दुनिया में कौन है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट का लोकेशन कहां हो गया? नेपाल में। एक क्वेश्चन यहीं पर और बनता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब हिमालय कट गया तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो हिमालय में नहीं है। कहां था वो? ट्रांस हिमालय में था, जिसकी ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसके बाद हिमालय का जो सबसे लास्ट पोर्शन है महान हिमालय का, उसको हम आसाम हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में स्पेशली आसाम और अरुणाचल में फैला हुआ जो हिमालय है इसी को हम कहते हैं आसाम हिमालय। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन बनाते हैं, आसाम हिमालय किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। पूछ दे कुमायूं हिमालय किस राज्य में फैला हुआ है? उत्तराखंड। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? नंदा देवी हो गया। या फिर वो आपसे अगर वो पूछते हैं कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है बच्चों, तो बिल्कुल वही उत्तराखंड का कुमायूं हिमालय। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर? सिक्किम में। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर हो जाने चाहिए। महान हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महान हिमालय सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हुआ है और एक बहुत लंबी श्रृंखला के रूप में ये। महान हिमालय के बाद अब हम लोग हिमालय का जो अगला पोर्शन करेंगे उसको हम लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय, इस लघु हिमालय को स्मॉल हिमालय या फिर मिडल मध्य हिमालय, इसके दो नाम है। आप इसको मध्य हिमालय भी कह सकते हैं या फिर लघु हिमालय कह सकते हैं। तो इस मध्य हिमालय का जो विस्तार है उसको जानने से पहले ये देखते हैं कि जब ये महान हिमालय खत्म होगा तो यहां लघु हिमालय आएगा। तो आखिर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री कौन तय करेगा? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो बाउंड्री तय होती है वो होती है एमसीटी के द्वारा। इस एमसीटी को कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी को कहते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद नीचे की तरफ आपको मिलेगा एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट। एमबीएफ और एमसीटी के बीच में ये लोकेट करता है लघु हिमालय। ये है हमारा लघु हिमालय। इस एमसीटी के बारे में अगर हम देखें तो ये कई छोटे छोटे पर्वतों की घाटियों से रिलेटेड है। कई छोटे छोटे नदियों के पर्वतों के घाटियों से संबंधित है। अगर हम इसको डायग्राम में पूरा आपको दिखाएं तो जैसे ये महान हिमालय था मान लीजिए और यहां पर इसके नीचे ये हो गया लघु हिमालय। तो यहां कश्मीर की तरफ जो घाटी यहां पे मिलेगी इसको हम कश्मीर की घाटी बोलेंगे। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कुल्लू मनाली वाली घाटी, हिमाचल की तरफ कुल्लू मनाली की घाटी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड की तरफ आपको मिलेगा फूलों की घाटी।
फूलों की घाटी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मिलेगा काठमांडू की घाटी नेपाल में। और जब इन घाटियों को हम पार करेंगे तब हमको जो माउंटेन रेंज मिलेगा बच्चों, इसी को हम कहेंगे लघु हिमालय। ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय में 4 माउंटेन रेंज सबसे फेमस है। पहला माउंटेन रेंज जो फेमस है इसका नाम है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पहला माउंटेन रेंज लघु हिमालय का, बेसिकली जम्मू कश्मीर की तरफ। दूसरा जो माउंटेन रेंज है वो हिमाचल प्रदेश में ही विस्तृत है और इस माउंटेन रेंज को हम कहते हैं, इस वाले माउंटेन रेंज को धौला। ये है धौला एचपी में। तीसरा जो माउंटेन रेंज है बच्चों, ये है फूलों की घाटी के बाद उत्तराखंड में, जिसको कहा जाता है नाग टिब्बा। यह नाग टिब्बा, तो नाग टिब्बा ये उत्तराखंड में। और सबसे लास्ट इसका जो माउंटेन रेंज लघु हिमालय का है उसको हम महाभारत माउंटेन रेंजेस कहते हैं। कौन से? महाभारत। ये आपको कहां पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा नेपाल में। तो कुल मिलाजुलाकर लघु हिमालय, ये जो लघु हिमालय हमें दिख रहा है बच्चों, इस लघु हिमालय के अंतर्गत 4 माउंटेन रेंज आएंगे। नंबर एक पीर पंजाल, नंबर 2 धौलाधर, नंबर 3 नाग टिब्बा और नंबर 4 महाभारत। इसको हम मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। इस पीर पंजाल के इधर कश्मीर की घाटी यानी कि श्रीनगर वगैरह, और इधर जम्मू, इधर जो एरिया है ये जम्मू है। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच, ये श्रीनगर है, तो जम्मू और श्रीनगर के बीच कौन सा माउंटेन रेंज है बच्चों? पीर पंजाल है। उसके बाद हिमालय का जो सबसे आखिरी पोर्शन है उसको हम बच्चों कहते हैं शिवालिक। यह है शिवालिक। शिवालिक हिमालय का सबसे नया वाला भाग है, पहले तो ये जान लो, ये सबसे नया भाग है। दूसरी चीज, इसकी ऊंचाई सबसे कम है, क्योंकि सबसे नया है तो सबसे कम ऊंचाई है इसकी। तीसरी चीज, ये सबसे बाहर की ओर है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं या आउटर हिमालय। ये आउटर हिमालय। शिवालिक आउटर हिमालय, बिल्कुल छोटी छोटी कम ऊंची चोटियों वाले माउंटेन रेंज यहाँ पर है, तो इसकी ऊंचाई बहुत कम है और ये बिल्कुल सबसे नया वाला पोर्शन है। इसको हम कहते हैं शिवालिक। ये शिवालिक और लघु हिमालय के बीच, जैसे ये लघु हिमालय था और फिर ये शिवालिक था, तो शिवालिक के ऊपर और लघु हिमालय के बाद ये जो था इसको हम कहते हैं MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और ठीक शिवालिक के नीचे यहां पर HFF आएगा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, और फिर इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाएगा। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये है हमारा शिवालिक। शिवालिक के एक तरफ MBF और दूसरी तरफ HFF। MBF में क्या है कि छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जैसे उत्तराखंड में जिनको हम दून या द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, शिव द्वार, विष्णु द्वार, बहुत सारे वहां उत्तराखंड में द्वार है, दून है, जैसे देहरादून वगैरह हो गया। तो दून या द्वार क्या है? ये दून या द्वार बच्चों छोटे छोटे घास के मैदान हैं जो हिमालय के ढाल पर है, बेसिकली किस हिमालय के? मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर फैले हुए। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घास के मैदान है इन्हीं को हम दून और द्वार कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये जो शिवालिक है ये हिमालय का सबसे आउटर पार्ट है और सबसे नया वाला भी पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा हिमालय का एक ब्रीफ स्टडी किया। एक बार फिर से थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवीजन आपको कराते हैं, हिमालय के बारे में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, आप देख लो।
उत्तर भारत में बेसिकली हिमालय को या पर्वतों को दो पार्ट में मैंने बांटा था, एक था ट्रांस हिमालय और एक था हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय के उस पार है, इसलिए ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसके अंतर्गत 4 माउंटेन रेंज आते थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सॉरी कैलाश। इसके अलावा हिमालय के अंतर्गत 3 पार्ट थे, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय पूरी दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहां पर इतने ज्यादा बर्फ जमा होते हैं कि इसको बर्फ का घर कह दिया जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं। हिमालय वाले इस वीडियो को बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िएगा और इस पर हम लोग जो क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आएंगे, पूरे हिमालय को और थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस में। तो फिलहाल आप आज का वीडियो इसी पे खत्म करते हैं और आप वीडियो में कमेंट और इसको लाइक जरूर करिएगा।